तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको बता दूं या फिर याद करा दूं कि आपने एक गाना जरूर सुना होगा। कैलाश खेर ने इस गाने में अपनी आवाज़ दी है। आवाज़ के जादूगर कभी रहे हैं कैलाश खेर। गाने के बोल थे कि इश्क जुनूं जब हद से बढ़ जाए, बैठे बैठे आशिक सूली चढ़ जाए। गाने को हमने भी सुना, आपने भी सुना, शायद सबने सुना होगा। अपने टाइम का ये बड़ा चर्चित गाना था। आप लोगों ने और शायद मैंने भी और बाकी लोगों ने जिसने भी सुना है इस गाने को बड़ा कैजुअली ले लिया, महज एक अच्छे एंटरटेनमेंट के रूप में लिया। लेकिन ये गाना शायद इस टाइम पूरी दुनिया का एक ऐसा नमूना है, या फिर कहें तो एक पूरी दुनिया का एक ऐसा आईना है जिसमें शायद आजकल जो कुछ हो रहा है ये सारी चीज़ें इस गाने में समाई हुई हैं। आज जिस घटना के बारे में आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें भी इस गाने की इसी 2 लाइन में सिमटी हुई हैं। चूँकि आज की कहानी इतनी हैरान करने वाली है, इतनी चौंकाने वाली है कि आज के टाइम में ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में रह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज की कहानी झारखंड की है। झारखंड में एक ज़िला लगता है पलामू, बड़ा फेमस ज़िला। कहानी 5 मार्च साल 2023 की है। दरअसल इसी पलामू ज़िले में एक हाईवे है NH39। इसी हाईवे के पास एक आदमी की लाश मिलती है। अब लाश मिली, जो हाईवे गुजरा था वो सतबरवा थाना के अंतर्गत जाता था, तो सतबरवा थाना वहाँ पे जाता है। जाने के बाद बॉडी को देखता है। पहले देखने में लगता है कि शायद एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के बाद आदमी मर गया। लेकिन अब आदमी मरा है तो लाश जो है परिवार वालों के हवाले करनी थी। लिहाजा अब लाश को बारीकी से चेक करते हैं, साथ ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उस प्रयास में रहते हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मरने वाले का पता चल जाए। उसके घर को फ़ोन कर दें, घर वाले आएँ, लाश लेके जाएं, हमारा भी पीछा छूटे और मामला भी रफा दफा हो। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। इससे पहले बॉडी को चेक किया गया, लेकिन पुलिस वाले हैरान तब हुए जब बॉडी के पास से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे मरने वाले की पहचान हो सके। अब एक आदमी अगर वो हाईवे पे जा रहा है, यात्रा कर रहा है, तो कम से कम उसके पास उसके कुछ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर कोई और चीज़ तो होनी चाहिए थी। लेकिन अब लाश मिलना और लाश के साथ कोई डॉक्यूमेंट ना मिलना, अब इस पे पुलिस वालों के कान खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये मामला एक्सीडेंट का तो नहीं है। बहरहाल जो कुछ रिपोर्ट आनी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर ही हो जाती। लेकिन अब दिक्कत थी कि मरने वाला कौन है ये पता करना था। अब पुलिस वाले उस पूरे इलाके को छानते हैं जहां लाश मिली थी, जहां जहां खून के छींटे पड़े थे। उन सारे इलाकों को खंगालने के बाद थोड़ी ही दूर पे एक बाइक मिलती है। अब बाइक से पहले लाश मिली थी, तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये जो लाश है इसी बाइक सवार की होगी। चलो अब बाइक मिली है तो बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से मरने वाले का पता चल जाएगा। पुलिस वाले बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करते हैं। चेक करने में जो रजिस्ट्रेशन नंबर था एक अशोक राम, जो कि इसी झारखंड के लातेहार जिला के मनिका थाना क्षेत्र का था। अशोक राम के नाम पे ये बाइक रजिस्टर्ड थी। ये मामला जो था लातेहार जिले का था। तो जो पलामू जिले की पुलिस थी, मनिका थाना क्षेत्र की पुलिस से कांटेक्ट करती है, साथ ही बताती है कि क्लास आपके ज़िले की या फिर आपके थाने की भी यहाँ पे मिली है। आप पता कीजिए कि अशोक राम कौन है, ऐसी ऐसी डिस्क्रिप्शन है, ऐसी ऐसी बाइक है, फला नंबर है। अब मनिका थाना वाले भी चेक करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं, साथ ही आसपास के इलाकों में संदेशा भिजवाते हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसके घर का गायब हो। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप का ज़माना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी न्यूज़ शेयर की गई। फ़ौरन ही मरने वाले का पता चल जाता है। मरने वाला अशोक राम ही था, इसी लातेहार ज़िले के मनिका थाना क्षेत्र का था। मनिका थाना क्षेत्र के एक गांव का एक नागरिक था, 34 साल इसकी उम्र थी। अब उसके घर पे जाते हैं, जाने के बाद बताते हैं कि जो आपके घर का अशोक है वो मर गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब परिवार वाले सुनते हैं तो उनको तो एक बार यकीन नहीं होता कि एक आदमी अच्छा भला भी गया था, अचानक से मर कैसे गया, और जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे जाने का तो कोई मतलब नहीं है। बहरहाल अब पुलिस कहती है कि आप आइए, लाश लेके जाइए। घर वाले जाते हैं, लाश को लेते हैं, घर पे लाते हैं। लेकिन जब लाश लाते हैं और लाश को चेक की जाती है, और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं थी,
तो लाश को जब घर वाले देखते हैं, जाहिर सी बात है पकड़ के रोने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, तब देखते हैं कि लाश के कान के पीछे कुछ चोट के निशान है, हाथ पे भी कुछ रगड़ के निशान है, और ऐसे निशान एक्सीडेंट में तो नहीं आते। अब ऐसी चीज़ जब मृतक का भाई देखता है तब उसे लग जाता है कि ये मामला एक्सीडेंट का नहीं है और मेरे भाई के साथ कुछ हादसा जरूर हुआ है। घर वाले जाते हैं जहाँ पे लाश मिली थी, वहाँ के थाना क्षेत्र में, यानी सतबरवा थाना। वहाँ पे बताते हैं कि साहब आप ठीक से जांच कीजिए, मेरे भाई की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, भाई की जो मौत है वो किसी ने मारा है, चूँकि देखिए कान के पास निशान है। पुलिस भी कहते हैं कि हमें भी डाउट था, हमने तो बस लाश सुपुर्द कर दी है, आप बाकी परेशान ना हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अब पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करते हैं, परिवार वाले भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करते हैं, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पूरा मामला पानी की तरह साफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर मेंशन था कि मरने वाले के कान पे मारा गया है, मरने वाले के हाथ को बांधा गया है और पत्थरों से ही कुचल के, यानी किसी भारी चीज़ से कुचल के ही इसको मारा गया है, और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस वालों को जब पता चला कि ये मामला मर्डर का है, तब पुलिस वाले FIR चेंज करते हैं और कहते हैं उसके भाई से, यानी अशोक राम के भाई से कहते हैं कि आप एक 302 का मुकदमा लिखवाइए और अज्ञात लोगों के खिलाफ कंप्लेन कीजिए ताकि हम जांच शुरू कर सकें। उसका भाई कंप्लेन करता है, FIR करता है और कहता है कि साहब जिसने भी मारा है आप जल्द से जल्द उसे पकड़िए, चूँकि हमारे घर पे तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बहरहाल पुलिस वाले भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। निभाने के साथ साथ अब सबसे पहले अशोक राम के परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे डाउट है, क्योंकि आमतौर पे अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर होने के लिए कोई मोटिव या फिर कोई दुश्मनी या फिर कोई रंजिश तो होनी चाहिए। अब पूछा जाता है तो परिवार वाले कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई रंजिश या फिर ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं था कि कोई ऐसा दुश्मन बन गया हो कि जान ही ले ले, मर्डर ही कर दे। अब पुलिस वाले जब इस एंगल पे भी कुछ नहीं पाते तब पूछते हैं कि क्या कोई ज़मीनी भी बात था या फिर कोई पैसे का लेन देन रहा हो या फिर कुछ ऐसा जिससे इसकी बहुत नज़दीकी रही हो, कोई विवाद रहा हो। अब पुलिस वाले ये पूछते हैं तो भी घर वाले इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि पता नहीं किससे कौन सी बात रही है, और हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई बात रही नहीं है कि ऐसी किसी से दुश्मनी हो या फिर ऐसी किसी से बड़ी नज़दीकी हो कि किसी ने मार दिया हो। यानी परिवार वालों के पास ना किसी के ऊपर डाउट था, ना उनके दिमाग में कोई नाम या फिर कोई चेहरा आ रहा था। यानी कायदे से अब पुलिस वालों को ये जो मामला सुलझाना था, अपने ही दम पे सुलझाना था, अपने ही तरीके से। सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पुलिस वाले पूछताछ करते रहते हैं, अपने तरीके से छानबीन करते रहते हैं। लेकिन अब एक दिक्कत थी, जो सतबरवा थाना में ये लाश मिली थी, जांच वहाँ की पुलिस कर रही थी, और ये जो मरने वाला था ये वहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर मनिका थाने का था। तो अगर नज़दीकी थाने का मामला हो तो पुलिस वाले भी आदमी के बारे में, मरने वाले के बारे में जानते रहते हैं, उनके मुखबिर होते हैं, उनके अपने कुछ इनपुट्स होते हैं। लेकिन दूसरे थाने के अंतर्गत अगर ऐसा मामला हो तो ना ही कोई इनपुट मिलता है, ना ही कोई मुखबिर होता है, और दूसरे के थाना में जाके जांच करना भी मुश्किल होता है। लिहाजा अब इस मामले में देरी तो लगनी थी, लेकिन पुलिस वाले भी इस केस को बड़ा चैलेंजिंग लेते हैं और लेने के साथ साथ इसको सुलझाने में पूरी मशक्क़त करते हैं। इसी बीच जो अशोका राम का भाई था वो बताता है कि सारी चीज़ तो ठीक है साहब, लेकिन मेरे भाई का फ़ोन नहीं मिल रहा। अब जैसे ही फ़ोन की बात होती है, पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ा क्लू था। फ़ोन की बात होती है तो फ़ौरन पुलिस वाले इसका फ़ोन नंबर लेते हैं, इसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं कि कहाँ पे है फ़ोन का नंबर। लोकेशन तो नहीं मिलती, फिर अंत में थक हार कर CDR निकालते हैं कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, जो कि ना कोई दुश्मनी है ना कोई और बात है, तो शायद कोई दोस्ती ही हो। अब CDR खंगालते हैं तो कुछ नंबर बड़े संदिग्ध मिलते हैं, और ये नंबर ऐसे थे जिनसे घंटों घंटों बात हुई थी, जिनसे ऐसे ऐसे टाइम पे बात हुई थी कि बात मानो बड़ी खास रही हो, और जो आदमी है वो भी बड़ा खास है। और ये नंबर उसी गांव की बहू चंपा देवी का था। अब नंबर जब घर वालों को दिखाया जाता तो घर वाले कहते हैं कि ये तो हमारी चचेरी बहू है, और जो अशोका राम है ये तो इसका चचेरा ससुर लगता है, अपनी बहू से ये क्या बात करेगा। यानी कायदे से अब जो परिवार वाले थे वो भी एक तरह से चकित रह जाते हैं कि उनका जो
सदस्य है, घर का मरने वाला अशोक है, वो अपनी चचेरी बहू से क्या बात करेगा। बहरहाल पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये मामला जो है प्रेम प्रसंग का है। लास्ट कॉल भी इसी चंपा देवी की मिलती है, तो पुलिस वालों को लगता है कि चलो इससे ही पूछताछ कर लेते हैं। अब पुलिस वाले इस चंपा देवी को थाने लाते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या अशोक राम से तुम बात करती हो। इतना सुनने के बाद ये घबराती है, कहती है कि नहीं। अब सीडीआर रिपोर्ट कह रही है कि ये बात करती है और ये कह रही है कि नहीं, यानी कुछ तो ऐसा डर था जिसे चंपा देवी छुपा रही थी। पुलिस वालों को बस इसी क्लू का इंतजार था, पुलिस वाले क्लू पा चुके थे। अब इसके बाद चंपा देवी से पुलिस वाले कहते हैं कि देखो, सारी सच्चाई हमें पता है, सारा मामला हमें पता है। अगर तुम मुंह खोल दोगी तो तुम्हारे लिए आसानी होगी, नहीं तो जितना घुमाओगी तुम्हारे लिए धाराएं उतनी बढ़ा देंगे, तुम और टाइम तक जेल में रहोगी। अब हर बार की तरह चंपा भी कोई ऐसा नहीं था कि पेशेवर क्रिमिनल थी, कई बार पुलिस के इंट्रोगेशन में फंस रही थी और बार बार निकली हो, उसे सारा आइडिया हो। कभी उसने न थाने का मुंह देखा था, ना ही पुलिस से ऐसी कभी बात हुई थी। तो पुलिस वाले जब ये धमकी देते हैं कि सारी सच्चाई बता दो, तब चंपा देवी फूट फूट के रोती है। रोने के साथ साथ एक नाम और लेती है, सुनील यादव, और एक और नाम लेती है, कैला यादव। ये 3 नाम लेती है, कहती है कि साहब ये लोग भी शामिल थे। पुलिस जाती है, अब इन दोनों को भी खोजती है। सुनील यादव तो मिलता है, लेकिन जो कैला था वो नहीं मिलता। सुनील भी आता है, चंपा भी है, कैला की तलाश जारी होती है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि चलो तुम दोनों ही अपनी कहानी बताओ। अब चंपा और सुनील अपनी कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी के हिसाब से जो चंपा थी उसकी शादी इसी मनिका थाना के इसी अशोका राम के बगल सकेंद्र राम से हुई थी। सकेंद्र से शादी हुई, शादी होने के बाद 3 बच्चे हुए। अब 3 बच्चे थे तो पालने पोसने की जो जिम्मेदारी थी उसके लिए पैसा चाहिए था। अब उस जगह पे उतने पैसे मिल नहीं रहे थे, तो सकेंद्र सोचता है कि बाहर जाएं, बाहर जाके कुछ कमाएं। पत्नी भी कहती है कि चलो ठीक है, जाओ कमाओ, इसी बहाने घर का खर्च चलेगा, थोड़ी रोजी रोटी भी बढ़ेगी। अब पति कमाने चला गया और इसी बीच इसकी नज़र टकराती है अपने ही चचेरे ससुर अशोक राम से। अशोक राम से नज़र टकराई। अशोक राम ससुर भले ही पद में लगता था, लेकिन उसी उम्र का था जिस उम्र की ये थी, कायदे से कहें तो इससे भी ज़्यादा जवान। दोनों में आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, एक दूसरे से इन्होंने बात की। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों में प्यार हुआ। और प्यार भी ऐसे रिश्ते को कहना गलत होगा, महज एक शारीरिक ज़रूरत, शारीरिक भूख और एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना। बहरहाल ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आए दिन इन दोनों के बीच बातें होती, आए दिन संबंध बनता। लेकिन इसी बीच जो पति सकेंद्र था वो कहता है कि देखो, मैं हूँ नहीं, तुम अकेले घर पे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ। अब पति की ये बात चंपा सुनती, उसे भी लगता है कि चलो ठीक है, ये मायके जाती है। और मायके में इसकी मुलाकात इसके पुराने आशिक सुनील यादव से होती है। यानी शादी से पहले सुनील बॉयफ्रेंड था, शादी सकेंद्र से हुई, और शादी के बाद जो नया बॉयफ्रेंड बना वो अशोक बना। अब गांव जाती है अपने मायके तो करीबी बढ़ती है पुराने बॉयफ्रेंड से। पुराना बॉयफ्रेंड आए दिन बात करता, आए दिन मिलते, और वो सारी चीज़ें होती जो इन दोनों के बीच पहले भी हो चुकी थी। अब अशोक की गर्लफ्रेंड चंपा थी और चंपा मायके गई है, तो अशोक भी याद करता है और कहता है कि बात करो, फ़ोन करता है। अब अशोक फ़ोन करता तो सुनील कहता है कि ये कौन है जो फ़ोन कर रहा। चंपा ना चाहते हुए भी जैसे तैसे करके बताती है कि ये मेरा वहाँ पे एक बॉयफ्रेंड है। अपनी मजबूरी बताती है कि पति था नहीं तो टाइम पास कैसे होता, महज समय गुजारने के लिए इससे रिश्ता बना लिया। सुनील कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अब जो हुआ वो हुआ, अब इससे बात नहीं होनी चाहिए। अब चंपा भी कहती है कि चलो ठीक है। चंपा भी तैयार थे, लेकिन सुनील भी तैयार था, लेकिन जो बॉयफ्रेंड अशोक था वो तैयार था नहीं। बार बार फ़ोन करता, बार बार कहता कि मिलना है, बात करना है। अब चंपा भी इससे तंग आ गई अशोक से, और सुनील भी तंग आ गया। और इसी बीच ये दोनों अब प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ साथ 4 मार्च साल 2023 को जब अशोक फ़ोन करता है, तब चंपा कहती कि काम करो, मेरे घर पे आ जाओ, मायके आ जाओ, कोई है नहीं, मिलेंगे, आराम से रात वक्त बिताएंगे, साथ में खाना खाएंगे, फिर सुबह आराम से जाना। अब ऐसा ऑफर उसकी गर्लफ्रेंड देती है। अशोक तुरंत बाइक उठाता है, उठा के बिना घर पे कुछ बताए, घर वाले पूछते भी हैं तो एक दूसरे गांव का एड्रेस बताता है। बताने के साथ साथ वहाँ से निकलता है और जितना जल्दी हो सके चंपा के पास पहुँचता है। लगभग 8-9 बजे का वक्त था। ये चंपा के घर पहुँचता है। चंपा के घर पे और कोई मायके में भी नहीं था।
चंपा जैसे ही देखती है कि ये आ गया है, सुनील भी मौके पे मौजूद था और उसका एक रिश्तेदार कैला यादव वो भी मौजूद था। ये तीनों लोग फौरन ही सुनील यादव के साथ मिलके इस अशोक राम को पीछे से मारते हैं, इसके प्राइवेट पार्ट पे लात मारते हैं। अब प्राइवेट पार्ट पे लात लगना मतलब कितना असहनीय दर्द होगा। इस दर्द की वजह से फौरन अशोक बेहोश हो जाता है, कायदे से कहें तो अधमरा ही हो गया। अब इसी अधमरी हालत में अशोक जो बाइक लाया था, इसी बाइक पे चंपा सुनील इसको लाते हैं और जंगलों के बीच होते हुए, यानी लातेहार जिले के मनकिया थाना क्षेत्र में ये लोग थे, वहाँ से जंगल होते हुए ये पहुँचते हैं सतबरवा थाना। और इसी सतबरवा थाना में एक मलवटी घाटी है, भलवटी घाटी। इस भलवटी घाटी के पास ले जाते हैं। जाने के बाद अब हल्का फुल्का इसे होश आ रहा था। इन्हें भी लगता है कि होश आ गया तो मामला बिगड़ जाएगा। एक पत्थर उठाते हैं, इसके हाथ को बांधते हैं, पत्थर से सर के पीछे मारते हैं और जैसे ही पत्थर मारते हैं फौरन, चूँकि पीछे का जो हिस्सा होता है इतना सेंसिटिव कि शायद हल्की सी भी चोट लगे तो कई बार कई लोगों की जान चली जाती है। पत्थर से मारते हैं, मारने के बाद फौरन अशोक मर जाता है। लेकिन अब इस मर्डर को ऐसी शक्ल देनी थी जिससे ये मर्डर लगे ही ना। अब इसके बाद इसकी लाश को उठाते हैं, उठाने के बाद NH-39 हाईवे पे ले जाके ऐसा फेंकते हैं कि मानो एक्सीडेंट हुआ हो। थोड़ी दूर पे उसकी बाइक को ले जाके गिरा देते हैं ताकि लगे कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। उसके फ़ोन को लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि लास्ट कॉल इनकी हुई है तो ये फंस जाएंगे। फ़ोन लेते हैं, उसके सिम को निकाल के तोड़ के फेंक देते हैं वहीं पे और फ़ोन लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब इन्हें लगता है कि ये मामला कभी खुलेगा नहीं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पत्नी गिरफ्तार है, सारी चीज़ें चल रही हैं और पति बेचारा अब इस बारे में उसे कोई जानकारी ही नहीं कि उसकी पत्नी ने उसके पीछे क्या गुल खिलाया है, ना ही उसके 3 छोटे छोटे बच्चों को कुछ पता है कि उसकी माँ ने क्या किया है। तो फिलहाल ये तो रही पूरी कहानी, और जब कहानी खुली तो पुलिस वाले भी हैरान थे। तो अब आते हैं आज के सवाल के ऊपर। कल जो मैंने सवाल पूछा था लाइट ईयर, तो इस लाइट ईयर का मतलब क्या है? तो लाइट ईयर का मतलब होता है कि खासकर जब ग्रहों के बीच की दूरी नापी जाती है तो ये दूरी न जाने कितने करोड़ किलोमीटर, न जाने कितने लाख हज़ार करोड़ किलोमीटर होती है कि न ऐसे नापा जा सकता है, ना ही किसी ऐसी यूनिट में नापा जा सकता है। लिहाजा इसे नापने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई और इस यूनिट को कहा गया प्रकाश वर्ष। और इस यूनिट के हिसाब से जो सूर्य का प्रकाश है वो एक साल में जितनी दूरी कवर करता है उतनी ही दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो आप सोच के देखिए, अगर कहा जाए कि किसी ग्रह से हमारे ग्रह की दूरी 400 प्रकाश वर्ष है तो आप सोच के देखिए कि कितना होगा। और इस सवाल का सही जवाब दिया है संस्कृति जी हैं, एज यूजुअल हर बार ये देती हैं। लोगन सान जी हैं, ये भी हर बार देते हैं। CM पांडे जी हैं, देवी सिंह सिसोदिया जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, भारत लिंक जी हैं। तो आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल के ऊपर, और आज का सवाल है कि जब भी लॉन्गेस्ट वॉल यानी सबसे लंबी दीवार की बात करें तो सीधी सीधी बात है हमारे दिमाग में जो छवि आती है चाइना की उस ग्रेट वॉल के बारे में। लेकिन अगर दूसरी सबसे लंबी दीवार के बारे में बोले तो ये दूसरी सबसे लंबी दीवार शायद एज ए इंडियन हमको आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं पता है तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि ये जो दूसरी सबसे लंबी दीवार है हमारे देश का एक गौरव है। तो अगर पता हो तो बताइएगा, नहीं तो कल का वेट कीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार कहानी और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।